चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। आपको लग रहा होगा हम रणवीर सिंह या बाजीराव की बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज बात करेंगे उस चीते की जिसकी मिसाल बाजीराव को अपनी तलवार की ताकत बताने के लिए देनी पड़ती है। चीता दौड़ता नहीं है, चीता सबसे तेज दौड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हर शिकारी जीव का शिकार करने का अपना तरीका होता है। कोई घात लगाकर हमला करता है, कोई कैम्फ्लेज का सहारा लेता है, तो कोई अपने जहर से शिकार का काम तमाम कर देता है। लेकिन चीते का फंडा अलग है। उसे अपनी रफ्तार पर भरोसा है। वो छिपकर वार नहीं करता, अपने शिकार को बेतहाशा दौड़ाता है और आखिरकार दबोच लेता है। चीते के बाद दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है अमेरिकी हिरन प्रोंगहॉर्न। लेकिन ये इतनी तेज दौड़ते क्यों हैं? तभी जब पीछे कोई शिकारी ना हो। वैज्ञानिक बताते हैं 10,000 साल पहले अमेरिका के घसियाले मैदानों में एक चीते जैसा ही जानवर होता था। आज के चीते से भी बड़ा, फुर्तीला और मजबूत। वो जानवर तो विलुप्त हो गया, लेकिन उसकी फुर्तीली छलांग और फर्राटेदार दौड़ प्रोंगहॉर्न हिरन के जहन में आज भी ताजा है, डर की शक्ल में। कहते हैं कि इतिहास से सीखना चाहिए, प्रोंगहॉर्न ने सीख लिया है। आजादी के कुछ साल बाद करीब 1950 के आसपास चीता भारत से विलुप्त हो गया। आखिरी 3 भारतीय चीतों का शिकार एक राजा ने किया था। शान से तस्वीर भी खिंचाई थी। 10-20 एशियाई चीते बचे भी हैं तो ईरान में। कबीर संजय की लिखी किताब चीता भारतीय जंगलों का गुम शहजादा के मुताबिक हिंदुस्तान में चीतों के खात्मे के बाद उज्बेकिस्तान में चीते आखिरी बार 1982 में देखे गए, जबकि तुर्कमेनिस्तान में आखिरी चीता नवंबर 1984 में देखा गया। उसके बाद इन देशों में भी चीतों को विलुप्त मान लिया गया और अब सालों की लंबी कवायद के बाद प्रयोग के तौर पर कुछ अफ्रीकी चीते भारत लाए जा रहे हैं। नर्मदा के 10 जोड़े, यानी कुल संख्या 20। ये पहली बार होगा जब किसी मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे में शिफ्ट किया जाएगा। एक नई प्रजाति भारतीय जंगलों में कैसे पनपेगी, प्रयोग सफल रहेगा या नहीं, इस बारे में एक्सपर्ट्स की मिलीजुली राय है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। इन बड़ी बिल्लियों का खानदान क्या है और भारत जैसे बायोडाइवर्स टेरेन में चीते लुप्त कैसे हो गए, ये समझते हैं। अगर आपको कोई भारतीय चीते की नई ताज़ी तस्वीर दिखाए तो इसे तब तक बाघ, तेंदुआ, जगुआर या प्यूमा ही मानेगा जब तक आपको इसकी आंखों से लेकर नाक तक दोनों तरफ काली लाइन ना दिखे। इन्हें अश्रु रेखा कहते हैं, यानी टीयर लाइन। यही वो सबसे बड़ा शारीरिक अंतर होता है जो इसे अपने खानदान से अलग करता है। बाघ और शेर के अलावा 3 तरह के तेंदुए, प्यूमा, कूगर, जैगुआर और चीता, इन सबको वैज्ञानिक बिग कैट की ही कैटेगरी में रखते हैं। इनमें से एक चीता ही है जो भारत में पूरी तरह विलुप्त हो गया है। इसकी कुल 2 स्पीशीज हैं, एशियाई और अफ्रीकी। एशियाई चीतों की अंतिम आबादी सिर्फ ईरान में बची है। कुल संख्या उंगलियों पर गिने जाने लायक बची है। अब आपको बताते हैं कि भारत में चीते विलुप्त कैसे हो गए। भारतीय चीतों के विलुप्त होने की कहानी हैरान कर देने वाली है। शेर, जिसे सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, वो जब तक शिकार से 45 मीटर दूर नहीं पहुंच जाता तब तक छिपा रहता है, क्योंकि शेर बहुत तेज और बहुत दूर तक शिकार के पीछे नहीं दौड़ सकता। लेकिन चीता फुर्तीला, हल्के वजन और मजबूत कदकाठी वाला तेज तर्रार शिकारी है। चीता इतना तेज है कि वो 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में उसे बस 3 सेकंड लगते हैं। ये रनिंग मशीन एक छलांग में, जिसमें वो 1-2 बार पैर जमीन पर भी रखता है, 6 से 7 मीटर की दूरी कवर कर लेता है। एक जमाने में एशियाई चीते ईरान, मिडिल एशिया, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक पाए जाते थे। भारत में चीते राजस्थान से लेकर पंजाब, सिंध, गंगा के किनारों से लेकर बंगाल, बिहार, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश तक के जंगलों में बसर करते थे। आहार की कोई कमी नहीं थी। काले हिरन, नीलगाय और चिंकारा जैसे जानवर बहुतायत में उपलब्ध थे, लेकिन फिर इनको पालना और शिकार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। चीता शेर और बाघ की तुलना में कम हिंसक होता है। इसे पालतू बनाना आसान होता है। जंगल से पकड़कर लाने के बाद इन्हें सिर्फ 6 महीने में शिकार करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इसीलिए इन बड़ी बिल्लियों के गले में पट्टा डाल दिया गया। इतिहास में पहली बार चीता पालने का सबूत संस्कृत ग्रंथ मनसोल्लास में मिलता है। इसे लिखा था चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय ने। यानी चीते सबसे पहले 6ठी शताब्दी के बाद से पाले जाने लगे थे। इसके बाद ये सिलसिला मध्यकालीन भारत में भी जारी रहा। कहा जाता है कि अकबर की शिकारगाह में 1000 तक चीते थे। कुछ स्रोतों के मुताबिक ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इन्हें शिकार के लिए ट्रेन करने के बाद जंगल में जानवरों के पीछे छोड़ दिया जाता था। ये प्रशिक्षित चीते हिरन वगैरह का शिकार करके लाते और अपने हिस्से की एक टांग से संतुष्ट हो जाते। साल 1613 में मुगल बादशाह
शाह जहांगीर ने भी अपनी बायोग्राफी तुज़ुक-ए-जहांगीरी में कैद में रखी गई एक मादा चीता द्वारा शावक को जन्म देने का किस्सा बताया गया है। चीते को पालतू बनाने से क्या क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। चीतों को पालतू बनाए जाने के चलते दो चीजें हुई। एक तो इनकी शिकार करने की प्रवृत्ति कम हुई, दूसरा पिंजड़ों में बंद रहने से ये प्रजनन करने के लिए भी उतने आजाद नहीं रहे। पैदा होने वाले शावकों में यूं भी 60% तक मर जाते थे और इनके मरने की एक बड़ी वजह थी इनका शिकार। लकड़बग्घे, शेर और बबून के लिए ये आसान शिकार होते थे। दरअसल मादा चीता ज्यादातर अकेले रहना पसंद करती है और मादा जब नर के पास संसर्ग के लिए आती है उस दौरान इसके शावकों को अकेले रहना होता है, यानी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी अपनी। और ये वक्त दूसरे शिकारी जानवरों के लिए सबसे मुफीद होता है। और जो शावक शिकारियों से बच भी जाते थे उन्हें माँ की दी हुई ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, जो कि 2 साल तक चलती अगर माँ आजाद होती, पिंजड़े और जंजीरों में कैद ना होती, जिसके चलते चीतों की आने वाली नस्लें कमजोर होती गईं। इसके अलावा चीतों की सुंदर खाल भी उनके खात्मे की वजह बनी। तस्करों ने अंधाधुंध इनका शिकार किया। अरब देशों में तो आज भी चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए तक होती है। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की एक बड़ी वजह है। वापस अपनी टाइमलाइन पर आते हैं। 1880 में चीते के हमले में विशाखापत्तनम के तत्कालीन गवर्नर के एजेंट की जान जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया और चीते को मारने वालों को इनाम दिया जाने लगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि चीते 20वीं सदी की शुरुआत तक बेहद कम हो गए थे और साल 1918 से 1945 के बीच राजा महाराजा अफ्रीका से चीते मंगवाकर उन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। कहा जाता है कि मौजूदा छत्तीसगढ़ के सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी 3 चीतों को मार दिया था। हालांकि इसे लेकर अलग अलग दावे हैं कि चीतों को आदमखोर होने की वजह से मारा गया और उसके बाद भी चीते देखे गए। आजादी के बाद जिस तरह शेरों और बाघों के लिए संरक्षण अभियान चलाए गए वैसा चीते के मामले में नहीं हो सका। साल 2009 में चीतों को भारत में बसाने की कवायद शुरू हुई। कहा गया कि भारतीय चीतों को लुप्त हुए इतना वक्त नहीं हुआ है कि इस इलाके में दोबारा चीते ना बसाए जा सके। योजना बनी कि अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते लाकर भारत में बसाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII के वैज्ञानिकों की टीम ने भारत में 10 जंगली इलाकों का सर्वे किया। 3 घास वाले इलाके फाइनल भी हुए। करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने तय हो गए थे, लेकिन साल 2012 आते आते योजना स्थगित कर दी गई। कारण 2, एक हैबिटेट के शेरों के साथ साझा होने पर 2 प्रजातियों को एक दूसरे से होने वाले संभावित खतरों का डर और दूसरा अफ्रीकी चीतों के भारत में बस पाने को लेकर शंका। इसी तरह साल 1952 में ईरान से एशियाई चीतों को भारत लाने की योजना बनी थी, लेकिन परवान नहीं चढ़ सकी थी। इसके बाद अगस्त 2019 में एक बार फिर इस योजना को बल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को चीतों को लाने की मंजूरी दे दी। कहा गया कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर नामीबिया से चीतों को लाकर भारत में बसाया जा सकता है। जनवरी 2020 में एनवायरमेंट और फॉरेस्ट स्टेट मिनिस्टर जयराम रमेश ने कहा कि हमने इस योजना को 10 साल पहले शुरू किया था और अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मेरे लिए खुशी की बात है। जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में कूनों के जंगली इलाके को सबसे बेहतर विकल्प मानकर इस इलाके का गहन अध्ययन शुरू कर दिया गया। साउथ अफ्रीका के एंडेंजर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट से डॉक्टर विंसेंट वान डेर मर्व कूनो पालपुर के दौरे पर आए। साथ में थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर YB झाला। इन दोनों एक्सपर्ट्स ने हैबिटेट पर स्टडी की और इसे अफ्रीकी चीतों के रहने के लिए सही ठहराया। तय हो गया कि अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। चीते साउथ अफ्रीकी ग्रुप द्वारा डोनेट किए जाने थे। भारत को बस इनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाना था। कूनो में 6 वर्ग किलोमीटर का इलाका चिन्हित कर दिया गया और बाकी खर्चों के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए। प्लान के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट, WII और कुछ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका जाना था, लेकिन 30 अप्रैल 2021 को NTCA की एक और मीटिंग हुई जिसमें चीतों को लाने का प्रोग्राम नवंबर 2021 तक तय किया गया। कारण कोरोना संक्रमण का बढ़ता डर। अब 5 जनवरी 2022 को NTCA की 19वीं मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि अगले 5 साल में 50 चीते लाकर बसाए जाएंगे। फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक्शन प्लान के मुताबिक चीतों को लाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर साल 3 बार NTCA की मीटिंग होगी और चीते सहित कुल 7 विडाल वंशियों के संरक्षण पर काम किया जाएगा। तमाम बार कवायदे पहले भी हुई लेकिन प्लान फेल रहा। अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। कूनो सैंक्चुरी में अफ्रीकी चीतों के रहने के लिए स्थितियां कैसी हैं, अफ्रीकी चीतों के लिए एडजस्ट करना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, इस बारे में हमने NTCA के 310 पन्ने के एक्शन प्लान का बारीकी से अध्ययन किया। यह एक्शन प्लान IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की गाइडलाइंस के मुताबिक तैयार किया गया है। कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। आकलन बताता है कि कूनो में अफ्रीकी चीतों के रहने के लिए अनुकूल पर्यायवास है।
कूनो नेशनल पार्क में अभी 21 चीतों के रहने के लिए पर्याप्त संसाधन है। एक बार चीतों के बस जाने के बाद कूनो में शेरों के बसाए जाने से भी चीतों को कोई समस्या नहीं होगी। कूनो में एक साथ शेर, बाघ, तेंदुए और चीते रह सकते हैं। अफ्रीकी चीतों को भारत में बसाए जाने में जेनेटिक स्तर पर कोई समस्या नहीं है। चीते की सभी प्रजातियों में कोई खास फर्क नहीं है। साल 2021 का IUCN CMS डॉक्यूमेंट भ्रमित करने वाला और गलत है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीकी चीते की तुलना में पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता एशियाई चीते से ज्यादा नजदीक है। हमने इस डॉक्यूमेंट के बारे में IUCN के को चेयरमैन को बता दिया है और उन्होंने इसे मान भी लिया है। साउथ अफ्रीकी चीता भी दूसरी स्पीशीज से उतना ही करीब है जितना नॉर्थ ईस्टर्न चीता। कूनो में चीते के लिए उपलब्ध आहार के लिए 15 फरवरी 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक सर्वे किया गया है। प्रति स्क्वायर किलोमीटर 23 से ज्यादा शिकार मौजूद हैं। कुल 12 प्रजातियां हैं जिनका चीते शिकार कर सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा उपलब्धता चीतल की है। चीतों के लिए कुल 12,798 की प्री पॉपुलेशन है। हालांकि कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस प्लान को पूरी तरह ठीक नहीं मानते। उनका पक्ष इसके ठीक विपरीत है। हमने फैयाज अहमद खुदसर से बात की। फैयाज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और सालों तक कूनो पालपुर सेंचुरी में काम कर चुके हैं। हमने उनसे कुछ सवाल किए। हमारा पहला सवाल था, पूरी तरह लुप्त होने के पहले तक भारतीय चीतों का पसंदीदा हैबिटेट क्या था? फैयाज इस पर कहते हैं, अगर आप आज के छत्तीसगढ़ में कोरिया इलाके को देखें, जहां भारत का आखिरी चीता मारा गया था, तो एक वक्त ये चीते के लिए स्पेसिफिक हैबिटेट था। ज्यादातर घास के मैदान और झाड़ीदार जंगल थे जिनमें चीते के लिए पर्याप्त शिकार मौजूद थे। जब हमने उनसे पूछा कि क्या कूनो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अफ्रीकी चीतों के लिए सही पर्यायवास रहेगा, तो उन्होंने कहा, कूनो को कभी भी चीतों के संभावित आवास के रूप में नहीं देखा गया। इसे एशियाई शेरों को बसाए जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। चीतों और एशियाई शेरों के लिए हैबिटेट में फर्क होता है। कूनो इस समय इकोलॉजिकली चीते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या अफ्रीकी चीते स्थानीय जानवरों के लिए कुछ बीमारियां ला सकते हैं? इस सवाल के जवाब में फैयाज कहते हैं, कई जेनेटिक बीमारियां अफ्रीका से उपजी हैं और दूसरे हिस्सों में फैली हैं। इन बीमारियों के कैरियर वाहक ज्यादातर चमगादड़ और बंदर जैसे मैमल्स रहे हैं। इस बार क्या होगा यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमें सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारा अगला सवाल था कि क्या कूनो में चीतों के लिए पर्याप्त शिकार मौजूद है? फैयाज के मुताबिक यदि आप 20वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स को देखें, उनमें साफ है कि भारतीय चीते काफी हद तक काले हिरन और चिंकारा पर निर्भर थे, जबकि चीतल पर कम और नीलगाय पर बहुत कम। मुझे याद है जब मैं कूनो में काम करता था तो वहां काले हिरनों की 2 पॉपुलेशंस थी, एक पोहो की निमाई के पास था और दूसरी मानक चौक के पास। लेकिन कुछ ही सालों में काले हिरन गायब हो गए। खुले इलाके पहले घास के मैदान बने और फिर धीरे धीरे झाड़ीदार और आखिरी में जंगल में तब्दील हो गए और इसीलिए अब कूनो में कोई काला हिरन नहीं है। एक समय में चिंकारा अच्छी संख्या में यहाँ पाए जाते थे। 2004 में मैंने डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन धीरे धीरे ये भी गायब हो गए। इसका मतलब है कि इस इलाके में प्रे बेस बहुत कमजोर है और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इन जानवरों को मार डाला है, ये बस यहाँ से बाहर चले गए हैं। एक अन्य शिकार प्रजाति चीतल भी घट रही है। क्या चीते, शेर या दूसरे बड़े शिकारी जानवरों के साथ रह सकते हैं? इस सवाल का उत्तर फैयाज कुछ इस तरह से देते हैं, इकोलॉजी में इंट्रा गिल्ड कंपटीशन होता है। कूनो में बिग कैट्स के बीच शिकार के लिए संघर्ष होगा। बाघ और तेंदुए जैसे हिंसक शिकारी चीतों के सामने होंगे। ऐसे में चीते आउटस्कर्ट्स में मूव करेंगे जहां उनका इंसानों से संघर्ष हो सकता है। हमारा आखिरी सवाल था, चीतों के लाए जाने से शेरों को कूना में बसाए जाने के प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ेगा? फैयाज ने कहा, कूनो एशियाटिक लायंस के लिए प्रस्तावित सेकंड होम है। शेरों को यहाँ बसाने के लिए बहुत काम किया गया है। लगभग 24 गांवों को रिलोकेट किया गया है और दूसरी जगह बसाया गया है। शेरों के लिए शिकार का बेस बनाया गया है, लेकिन अब जब हम अफ्रीकी चीतों को ला रहे हैं तो उस तरफ ज्यादा समय और संसाधन लगेंगे। नतीजन शेरों को बसाने की योजना में देरी होगी। मैं जब उस इलाके में जाता हूँ तो लोग कहते हैं हम शेरों की वजह से हटा दिए गए, लेकिन शेर तो अभी भी नहीं आए हैं। उन्हें कब लाया जाएगा? जो कुछ WII के तैयार किए गए एक्शन प्लान में था, फैयाज की बातें काफी कुछ उसके विपरीत थी। इसीलिए हमने WII के डीन और एक्शन प्लान को तैयार करने वाली टीम के प्रमुख वैज्ञानिक YV झाला से भी बात की। एशिया और अफ्रीका के चीतों के बीच जेनेटिक अंतर पर उन्होंने कहा, एक्शन प्लान में हमने स्पष्ट किया है कि दुनिया भर के चीतों में कोई फर्क नहीं है। ये आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होते हैं। जेनेटिक अंतर उतना ही है जितना कि स्पेन और जर्मनी के लोगों के बीच में है। भारत और अफ्रीका के क्लाइमेट चेंज पर झाला कहते हैं, हमने एक्शन प्लान में स्पष्ट किया है कि अफ्रीकी चीतों के लिए भारतीय जलवायु उपयुक्त है। भारत में चीते इसलिए खत्म हुए क्योंकि उनका शिकार किया जा रहा था और उनके पर्यायवास का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाने लगा था। अफ्रीका में चीतों को खुले मैदान उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में घसियाले मैदान उपलब्ध नहीं हैं। इस पर झाला कहते हैं,
चीते की प्रजाति भारत में अलग अलग हैबिटेट में पाई जाती है, रेगिस्तान से लेकर जंगली इलाकों तक। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि चीते सिर्फ घसियाले मैदान में ही रह सकते हैं और चीते हैबिटेट के मुताबिक अपने शिकार की पद्धति भी बदल लेते हैं। चीते छिपकर शिकार करने वाले शिकारी भी बन जाते हैं और चेज करके भी शिकार कर लेते हैं। भारत के आखिरी चीते घने जंगल में पाए जाते थे। कूनों में हालांकि घास के मैदानों की कमी है, लेकिन वो चीतों के लिए उपयुक्त रहेगा। हमने अफ्रीकी लोगों को कूनों का दौरा करवाया है, उनका कहना है यहाँ हैबिटेट हमारे यहाँ से बेहतर है। अफ्रीकी चीते कब तक लाए जाएंगे, इस सवाल पर झाला ने कहा कि इंतजार की स्थिति है, कोरोना के हालातों को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। शुरुआत में हमने कहा था कि कैसे बाजीराव की तलवार के लिए चीते की मिसाल दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो ही चीते की मिसाल देते हैं। एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म में विलेन का डायलॉग है, रूपनगर के चीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं। उम्मीद है नए साल में चीते देखने के लिए अफ्रीका के किसी देश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भारत में ही चीते का दीदार कर पाएंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।